अध्याय 547। जमीन पर घुटनों के बल बैठा आदमी। शाम के लगभग 8 बजे रोहित और सुनिधि एक हाई एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पॉश आवासीय परिसर के सामने रुके। कॉम्प्लेक्स का प्रबंधन काफ़ी सख्त था, बिना दस्तावेज दिखाए बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। काफ़ी मशक्कत और उस शक की सुरक्षा गार्ड को समझाने के बाद उन्होंने अनिच्छा से उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। तुम एक सुरक्षा गार्ड से इतनी शालीनता से बात कर रहे हो, ये वाकई दुर्लभ है। सुनिधि रोहित के व्यवहार से कुछ हैरान थी। उसे लगा था कि रोहित का स्वभाव ऐसा होगा कि वह सीधे गाड़ी अंदर ले जाएगा। रोहित ने शांति से जवाब दिया, तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मुझे परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं है। परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं है। सुनिधि ने उसे एक व्यंग्यात्मक नज़र से देखा। वह स्पष्ट रूप से उसकी बात से सहमत नहीं थी। रोहित ने कहा, नीचे मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ चीज़ें लेकर वापस आता हूँ। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते, या फिर यहाँ तुमने किसी हुस्न की परी को छिपा रखा है? सुनिधि ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। रोहित बोला, कुछ चीज़ों के बारे में आम लोग जितना कम जाने उतना बेहतर है। रॉबिन विलियम्स ने घोस्ट मैनिपुलेटर्स और आम लोगों के बीच की सीमाओं को मिला दिया था, जिसकी वजह से आज उसकी यह हालत है। तुम्हें इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो या मेरी चिंता कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, भले ही तुम इसे स्वीकार न करो, लेकिन मुझे इसका पूरा यकीन है, सुनिधि ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे इमारत के अंदर चला गया। लिफ्ट से 11वीं मंजिल पर पहुंचकर वह तेजी से कमरा नंबर 1101 के दरवाजे पर पहुंचा। उसके पास दरवाजे की चाबी नहीं थी, लेकिन यह उसे रोकने वाला नहीं था। बस एक मामूली से धक्के के साथ वह मजबूत सुरक्षा द्वार एक धमाके के साथ तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसने इसमें जरा भी मेहनत नहीं की थी। वह कमरे के अंदर गया और लाइट जलाए। जगह खाली थी, वहां कोई अतिरिक्त फर्नीचर नहीं था और न ही किसी के रहने के कोई संकेत थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में रेनोवेशन मरम्मत हुआ हो और हवा में अभी भी नए घर की महक थी। रोहित एक कमरे में दाखिल हुआ। यह एक स्टडी अध्ययन कक्ष जैसा लग रहा था। बुकशेल्फ पर सलीके से फोल्डरों के ढेर रखे थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक नाम लिखा था। इनमें निश्चित रूप से साथी घोस्ट मैनिपुलेटर्स की निजी फाइलें होंगी, जो सुनिधि द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी से कहीं अधिक विस्तृत थीं। रोहित की नज़र घूमी और अचानक उसने बुकशेल्फ के बगल में रखे एक कांच के बक्से पर ध्यान दिया। उस बक्से के अंदर पुराने चिथड़ों और काले बालों से बनी एक गुड़िया थी, जो उस माहौल में बिल्कुल बेमिल लग रही थी। वह गंदी और बदबूदार थी, और यह हैरान करने वाला था कि मालिक ने ऐसी चीज़ को एक मजबूत कांच के बक्से में इतनी प्रमुखता से क्यों सजा रखा था। मुझे इस आकस्मिक खोज की उम्मीद नहीं थी। यह उन्हीं जीवन रक्षक गुलियों में से एक है जो रुबल ने मुझे दी थी, जो प्रेत हमलों से बचा सकती है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि रॉबिन विलियम्स ने एक साधारण व्यक्ति होने के बावजूद ऐसी वस्तु हासिल कर ली। हालांकि यह कीमती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, बस एक संग्रह की वस्तु मात्र है। रोहित चलकर वहां गया और उसने वह वस्तु सीधे उठा ली। हालांकि उसके पास पहले से ही काफ़ी संसाधन थे, लेकिन ऐसी जीवन रक्षक चीज़ों का पास होना हमेशा बेहतर होता है। इस अप्रत्याशित खजाने के बावजूद रोहित अपना मुख्य उद्देश्य नहीं भूला और उन व्यक्तियों की फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। समय की कमी को देखते हुए रोहित ने सबसे पहले चाली और रोहन की फाइलें चुनी। इसके अलावा रमन, जिसे सुनिधि सबसे खतरनाक मानती थी, भी उसकी विशेष नज़र में था। दिलचस्प आदमी है, हालांकि थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन इसे मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये केवल 2 प्रेतों को नियंत्रित करता है, रोहित ने जल्द ही चाली की फाइल देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। रॉबिन विलियम्स की फाइल वास्तव में मूल्यवान थी, जिसमें भयंकर प्रेतों के बारे में जानकारी दर्ज थी। इस फाइल को पढ़ने के बाद रोहित ने रमन की फाइल उठाई। ये किरदार, जो नितिन की बराबरी कर सकता था, उसमें उसकी काफ़ी दिलचस्पी थी। जैसे ही फोल्डर खुला, एक फ़ोटो ज़मीन पर गिर गई। रोहित उसे उठाने के लिए नीचे झुका और उसे देखते ही उसके चेहरे के भाव तुरंत सख्त हो गए। फ़ोटो में जो चीज़ थी, वह जंग लगी कैंचियों की एक जोड़ी थी, जो ऐसी लग रही थी मानो उन्हें ज़मीन से खोदकर निकाला गया हो। उनके हाथों पर घने काले बाल लिपटे हुए थे, जो खोपड़ी से जुड़े थे और घिनौने काले मांस से ढके हुए थे। घोस्ट सिजर्स, प्रेत कैंची। तस्वीर के बगल में वाटर बेस्ड पेन से ये 3 शब्द लिखे गए थे। मेरे दोस्तों के दायरे के लोगों के पास ये प्रेतवाधित चीज़ क्यों है? रोहित की नज़र उस तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि यह वस्तु स्वभाव में सीजर होटल में मौजूद उस लाश के हाथों में मिली। कफिन, नेल, ताबूत की कील और
फायरवुड नाइफ, जलाऊ लकड़ी काटने वाला चाकू के समान थी। यह कोई आधुनिक वस्तु नहीं थी, बल्कि चीन के गणतंत्र काल के उन विचित्र अवशेषों में से एक थी। इन सभी चीज़ों में भयानक रूप से शक्तिशाली क्षमताएं थीं। रोहित को संदेह था कि ये वस्तुएं गणतंत्र काल के शीर्ष स्पिरिट मैनिपुलेटर्स द्वारा भयंकर प्रेतों की शक्ति का उपयोग करके बनाई गई थीं। बेशक इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये वस्तुएं खुद ही प्रेत थीं। फोटो और रमन की फाइलें साथ हैं, जिसका मतलब है कि इस बात की पूरी संभावना है कि यह वस्तु रमन के पास थी। रोहित ने माथे पर बल देते हुए विचार किया, तो इन घोस्ट सिजर्स प्रेत कैंची की क्षमता क्या है? उसने फाइलों को पलटा, लेकिन पाया कि रमन की बहुत सी जानकारी गायब थी। वहां रॉबिन विलियम्स द्वारा लिखे गए केवल कुछ अनुमान थे। घोस्ट सिजर्स होने की पुष्टि, घोस्ट डोमेन होने का संदेह, अत्यंत खतरनाक। ऐसा लगता है कि रॉबिन विलियम्स भी इसके बारे में जानकारी नहीं जुटा सका। रोहित ने धीरे से फाइल बंद की। उसके दिल पर एक अनजाना सा साया मंडराने लगा। ये साया रमन की अधूरी जानकारी के कारण नहीं, बल्कि उन घोस्ट सिजर्स की तस्वीर की वजह से था। जब रोहित फाइलों की समीक्षा कर रहा था, उसी समय नीचे आवासीय क्षेत्र में इंतजार करते करते सुनिधि का धैर्य जवाब दे रहा था। उसे लगा कि रोहित का उसके जैसी खूबसूरत महिला को बाहर ठंडी हवा में छोड़ देना बहुत ही गलत कदम था। यदि कोई और होता तो सुनिधि अब तक मुड़कर चली गई होती, वहां मूर्ख की तरह खड़ी नहीं रहती। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? वह रोहित का इंतजार कर रही थी, उस आदमी का जिसे वह बहुत प्यार करती थी। सुनिधि अभी इंतजार कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि कॉम्प्लेक्स के नीचे काफी निवासी जमा हो गए हैं और सुरक्षा गार्ड भी इसी तरफ भाग रहे थे। ये लोग किसी खास जगह की ओर जा रहे थे और कुछ ही देर में एक जगह भीड़ जमा हो गई। सुनिधि के मुंह से जिज्ञासावश एक हल्की आवाज निकली और वह भी भीड़ में शामिल होने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक महिला निवासी अपना मुंह ढककर मुड़ी और पास की हरियाली वाली जगह ग्रीन स्पेस के पास जाकर उल्टियां करने लगी। वह दृश्य जिसे देखने भीड़ उमड़ी थी, इतना घिनौना था कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। सुनिधि अभी आगे बढ़ी ही थी कि उसने एक युवा सुरक्षा गार्ड को कांपते हुए अपना फोन निकालते देखा, जो शायद पुलिस को फोन करने के लिए था। उसका चेहरा दहशत से पीला पड़ गया था। वहां खड़े सभी लोग खामोश थे, जिससे माहौल बेहद बोझिल और तनावपूर्ण हो गया था। जब सुनिधि को थोड़ी जगह मिली और वह भीड़ से आगे निकली, तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वहां सड़क के किनारे एक विशाल पेंटिंग चित्र पड़ी थी, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने फेंक दिया था। लेकिन जो चीज़ वास्तव में रूह कंपा देने वाली थी, वह ये थी कि उस पेंटिंग से एक मानव शव का आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ था। शरीर घुटनों के बल बैठने की स्थिति में था और उसकी अकड़ी हुई सफ़ेद बाहें हताशा में पेंटिंग के फ्रेम को जकड़े हुए थीं। पैर क्षत विक्षत थे, जिन पर खरोंच जैसे घाव थे, और एक विशेष रूप से भयानक घाव ने जांघ को फाड़ दिया था, जिससे अंदर की सफ़ेद हड्डी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये घाव मौत से पहले किए गए भीषण संघर्ष के दौरान लगे थे। लेकिन वह सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। सबसे विचित्र और भयावह बात यह थी कि उस शव का सिर गायब था। गर्दन पेंटिंग से इस तरह सटी हुई थी कि बीच में जरा भी जगह नहीं बची थी, मानो सिर पेंटिंग के भीतर ही धंस गया हो। लेकिन पेंटिंग की उस पतली परत के पीछे पुराने लकड़ी के बोर्ड के अलावा और कुछ नहीं था। यह एक अलौकिक घटना है। पेंटिंग से जुड़ी हुई, क्या ये कोई शापित पेंटिंग हो सकती है? सुनिधि का दिमाग सुन्न हो गया, उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वह बेकाबू होकर कांपने लगी। यह जरूर कोई मजाक होगा। शहर के बीचों बीच एक शापित पेंटिंग का दिखना नामुमकिन है। सुनिधि का खूबसूरत चेहरा डर के मारे बुरी तरह विकृत हो गया था, और खौफ के बावजूद वह अनजाने में पीछे हटने लगी। वह उस भयानक पेंटिंग से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाना चाहती थी। लेकिन बाकी तमाशबीन इस अजीब घटना के पीछे छिपे आतंक को नहीं समझ पाए थे। हालांकि नज़ारा रूह कंपा देने वाला था, फिर भी मजबूत कलेजे वाले कई लोग उसे देखने के लिए घेरा बनाकर खड़े थे, और कुछ अजीब किस्म के लोग तो अपने फ़ोन निकालकर तस्वीरें भी ले रहे थे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत डर गए थे और अपने दोस्तों को खींचकर वहां से ले जा रहे थे। जैसे ही सुनिधि पीछे हटकर मुड़ने और भागने ही वाली थी, तभी उसकी आंखों के सामने पेंटिंग के सामने पड़ा वह शरीर अचानक हिला। ऐसा लगा मानो उसमें जान आ गई हो और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पल भर में सुनिधि का डर अपने चरम पर पहुंच गया। पिंगॉन टॉवर में एक सहायक होने के नाते वह इन अलौकिक घटनाओं के बारे में जानती थी और उन अज्ञानी और निडर निवासियों की तरह नहीं थी। उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वह फटे गले से चिल्लाई, रोहित टिल्ड। अध्याय 548, डरावनी पेंटिंग का रहस्य।
सुनिधि के मुंह से एक तीखी चीख निकली, जिसमें एक कंपन था और घबराहट का गहरा एहसास छिपा था, जो लगभग उन्माद जैसा लग रहा था। पेंटिंग की उस अंधेरी दुनिया में गगनचुंबी इमारतों के धुंधले आकार और खिड़कियों की रूपरेखा मात्र दिखाई दे रही थी, उसका पूरा माहौल बेहद दमनकारी और डरावना था। पेंटिंग के केंद्र में एक चौड़ी सड़क थी जिस पर एक महिला की आकृति बनी थी, जिसके नैन नक्श धुंधले थे। उस महिला के कपड़ों की शैली इस युग की नहीं थी, जो यूरोपीय शैली की याद दिलाती थी, जिसमें चीन के गणतंत्र काल की भी एक झलक थी। पेंटिंग में पात्र का चित्र स्पष्ट नहीं था, जो शायद इस तरह की ऑयल पेंटिंग की शैली थी, लेकिन एकमात्र असामान्यता ये थी कि पेंटिंग में महिला के हाथ असाधारण रूप से साफ दिख रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो किसी 3D इमेज की तरह पेंटिंग से बाहर निकल रहे हों, लगभग ऐसा जैसे पेंटिंग के भीतर से सचमुच के हाथ उगाए हों। इसके अलावा पेंटिंग के एक अनजान कोने में आधुनिक शैली के कटे हुए बालों वाला एक सिर डरावने तरीके से दिखाई दे रहा था। वह पेंटिंग के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था, मानो वह कोई अतिरिक्त हिस्सा हो जिसे जबरदस्ती वहां जोड़ दिया गया हो। हालांकि उस समय कोई भी इन बारीकियों पर ध्यान नहीं दे रहा था। आसपास खड़े लोग सहम गए थे, वे सहज रूप से पीछे हट रहे थे और डर से भरी आंखों से उस बिना सिर वाले शरीर को देख रहे थे जिससे लगातार खून बह रहा था। क्योंकि आप इसे किसी भी नज़रिए से देखें, यह न तो किसी असली पुतले जैसा लग रहा था और न ही ये किसी तरह की परफॉर्मेंस आर्ट प्रदर्शन कला थी। भला ऐसी कौन सी कला है जिसमें सिर ही ना हो? लेकिन वे लोग तो केवल उस शव से डर रहे थे, वे अभी भी उस विशाल आतंक की कल्पना करने में असमर्थ थे जो उस शव के प्रकट होने का असली संकेत था। उस समय तक सुनिधि वहां से भाग चुकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वह रोहित का नाम चिल्लाते हुए उसी इमारत की ओर पागलों की तरह दौड़ रही थी जिसमें रोहित कुछ देर पहले दाखिल हुआ था। हालांकि उसकी ऊंची एड़ी के जूतों ने उसकी रफ्तार धीमी कर दी थी और यहाँ तक कि उसके टखने भी कई बार मुड़े, लेकिन इस घड़ी में उसे इन सब की परवाह नहीं थी। यदि कोई प्रेत आपको निशाना बना ले तो दांव पर सिर्फ एक मुड़ा हुआ टखना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी होती है। एक असली प्रेत के सामने एक साधारण व्यक्ति के बचने की संभावना किसी कीड़े मकोड़े से भी कम होती है। हूँ हॉन्फने की आवाज़। सुनिधि सांस के लिए हॉन्फते हुए लिफ्ट तक भी नहीं गई बल्कि सीढ़ियों की ओर भागी। वह अब भी रोहित को पुकार रही थी, इस उम्मीद में कि वह जवाब देगा। लेकिन खाली सीढ़ियों में केवल उसकी अपनी आवाज़ गूंज रही थी, मानो रोहित वहां था ही नहीं। सुनिधि ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसे बस इतना पता था कि रोहित को ढूंढना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। एक घोस्ट कंट्रोलर, प्रेत नियंत्रक की सुरक्षा के बिना उसका जीवन खतरे में था। घबराहट में जो ताकत उसके भीतर अचानक आई थी, वह जल्द ही खत्म होने लगी। रोहित ने हल्के से माथे पर बल देते हुए कहा। इस तरह की असामान्यता उसके लिए दुर्लभ थी, लेकिन इसने परोक्ष रूप से यह संकेत भी दे दिया कि यह चीज़ उसके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकती है। रोहित, अब हम क्या करें? चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, मैं इस जगह मरना नहीं चाहती। सुनिधि, जिस पर अभी तक हमला नहीं हुआ था, डर के मारे अपना आपा खो चुकी थी और घबराहट में रोहित की बांह को कसकर पकड़े हुए थी। रोहित ने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम डर किस बात से रही हो? अगर वे तमाशबीन अभी तक नहीं मरे हैं तो तुम भी निश्चित रूप से सुरक्षित हो। अगर वह चीज़ सचमुच लोगों को मारना चाहती तो वह अब तक शुरू कर चुकी होती। तथ्य यह है कि केवल एक व्यक्ति मरा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि बाकी लोग उसके किलिंग पैटर्न, मारने के तरीके में फिट नहीं बैठे। तुमने अभी नीचे क्या देखा? क्या तुम्हें यकीन है कि वह एक घोस्ट पेंटिंग, प्रेतवादित चित्र थी? वह बहुत दूर था और हालांकि उसकी घोस्ट आई प्रेत आंख की प्रतिक्रिया ने उसे जवाब दे दिया था, फिर भी वह खुद इसकी पुष्टि करना चाहता था। सुनिधि अब काफी शांत लग रही थी। उसने थूक गटका और एक गहरी सांस ली। मुझे पक्का नहीं पता, मैंने बस एक पेंटिंग देखी, एक ऑयल पेंटिंग। वह पेंटिंग एक लाश के सिर पर टिकी हुई थी, लेकिन उस लाश का सिर खुद गायब था। ऐसा लग रहा था मानो ऑयल पेंटिंग उसे खा गई हो। एक ऑयल पेंटिंग जो जान लेती है। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदले, तो यह निश्चित रूप से घोस्ट पेंटिंग ही है। उसने घोस्ट पेंटिंग से जुड़ी फाइलें पढ़ी थीं। इन घटनाओं की शुरुआत में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और कभी कभी पीछे क्षत विक्षत लाशें छोड़ जाते थे। इसके अलावा उन दृश्यों में एक बात समान थी, वहां हमेशा एक ऑयल पेंटिंग मौजूद होती थी। उस ऑयल पेंटिंग पर क्या बना था? उसने आगे पूछा। सुनिधि झिझकी। मैं डर के मारे भाग आई थी, मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। ऐसा है क्या? रोहित सोच में पड़ गया। मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ूंगी ना? क्या उस घोस्ट पेंटिंग की नज़र मुझ पर तो नहीं पड़ गई? सुनिधि ने सावधानी से पूछा। रोहित ने कहा, मैं कह नहीं सकता।
घोस्ट पेंटिंग के मारने का तरीका अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, या शायद हो चुका हो, लेकिन इंटेलिजेंस मुख्यालय ने अभी तक इसे साझा नहीं किया है। उन्हें इसे मुझसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी इतनी घबराहट मत पालो, उस पेंटिंग द्वारा तुम्हें निशाना बनाने की संभावना बहुत कम है। उसने पहले भी एक बार जयपुर शहर में घोस्ट पेंटिंग का सामना किया था और तब वह बिल्कुल ठीक रहा था। अगर कोई समस्या होती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। रोहित की बात सुनकर सुनिधि ने एक बार फिर राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि परसों के ऑपरेशन के छिपे हुए खतरे अब सामने आने लगे हैं। अब ये वाकई सिरदर्द की बात है। घोस्ट पेंटिंग कहीं भी प्रकट हो सकती थी, लेकिन इसे शहर के बीचों बीच ही आना था। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो यह एक और हंगरी घोस्ट भूखा प्रेत जैसी घटना में बदल सकती है। चलो नीचे चलकर देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। रोहित ने अपने सैटेलाइट पोजीशनिंग स्मार्टफोन पर देखा कि कई निर्देशांक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। जाहिर था कि मुख्यालय को खबर मिल चुकी थी और वे स्थिति को संभालने के लिए जल्द ही पहुंचने वाले थे। जब वह लिफ्ट से नीचे उतरा तो आवासीय परिसर के अंदर कई विशेष वाहन पहले ही रुक चुके थे। तमाशबीन निवासियों को वहां से हटा दिया गया था और पास के इलाके की घेराबंदी शुरू हो गई थी। पहुंचने वालों में सौम्यजीत, रोहन और अनिल शामिल थे, जिन्हें अस्थायी रूप से पिंगोन होटल से बुलाया गया था। इन तीनों ने मिलकर 3 घोस्ट कंट्रोलर्स की एक कामचलाऊ टीम बनाई थी। पेंटिंग को पैक करो और यहाँ से ले जाओ और इस जगह को साफ करो, सौम्यजीत ने साथ आए कर्मचारियों को काम शुरू करने का निर्देश दिया। इस समय रोहित विचारों में खोया हुआ था। एक से अधिक घोस्ट पेंटिंग, तो क्या इसका मतलब यह है कि अचानक प्रकट हुई यह ऑल पेंटिंग असली अलौकिक स्रोत पैरानॉर्मल सोर्स नहीं है और वह वास्तव में खौफनाक पेंटिंग अभी भी कहीं अज्ञात जगह पर छिपी हुई है? ये खबर कई लोगों की नींद उड़ाने वाली है। भले ही घोस्ट पेंटिंग की घटना अभी पूरी तरह से नहीं भड़की थी, लेकिन यह आने वाले खतरे का संकेत ही लोगों में डर पैदा करने के लिए काफ़ी था। अध्याय 549 चाली का घर। हमें तेज़ी से काम करना होगा क्योंकि आज रात के बाद बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। रोहित उस इलाके को छोड़ चुका था जहां घटना हुई थी और अब वह सुनिधि के साथ चाली नाम के किसी व्यक्ति के आवास की ओर गाड़ी चला रहा था। घोस्ट ड्राइंग्स, प्रेत चित्रों के अचानक सामने आने से उसे स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता का एहसास हो गया था। वाकई ये घटनाएं बहुत ही इत्तेफाक भरी हैं। हमने अभी कदम उठाया ही था कि यह सब हो गया। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो जल्द ही आपको अपने ऑपरेटर का फ़ोन आएगा और मेरा अंदाज़ा है कि कल सुबह तक आपको मुख्यालय में रिपोर्ट करनी होगी। इसकी पूरी संभावना है कि वीचैट ग्रुप वाले मामले को सुलझाने की आपकी कोशिश भी सबके सामने आ जाए, सुनिधि ने, जो पिछले डर के बाद अब काफ़ी शांत हो चुकी थी, स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा। एक बार जब चीज़ें इस तरह से बदलीं तो आप एक बचाव वाली स्थिति में आ जाएंगे। मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ। रोहित का चेहरा भावहीन था। इस चाली से निपटने के बाद बस इतना ही काफ़ी होगा। बाकी मुख्य सदस्यों के साथ हम अपना समय ले सकते हैं। सुनिधि चुप रही, उसके दिमाग में अभी भी वही पुराना दृश्य घूम रहा था। आखिर वह व्यक्ति उस पेंटिंग में फंसा कैसे? ... घटनास्थल पर मौजूद होने के नाते क्या वह भी उन घोस्ट ड्राइंग्स का निशाना बन सकती है? और इतने बड़े शहर में अब जब ये चित्र दिखाई दे गए हैं तो उनका असली स्रोत कहाँ हो सकता है? वह असहज महसूस कर रही थी और उसे एक अनजानी सी सिहरन महसूस हो रही थी। बाहर महानगर की जगमगाती रोशनी उसे सुरक्षा या गर्माहट का कोई एहसास नहीं दे रही थी, बल्कि उसे इस शहर से भाग जाने की इच्छा हो रही थी। जयपुर शहर का उदाहरण सबके सामने था और वह किसी भी कीमत पर इन अलौकिक घटनाओं में नहीं घसीटी जाना चाहती थी। जैसा कि अंदेशा था वैसा ही हुआ। अभी उन्हें गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि रोहित के सैटेलाइट पोजीशनिंग फ़ोन की घंटी बज उठी। नमस्ते रोहित, मैं पूनम बोल रही हूँ। रोहित ने फ़ोन उठाया। बोलो, क्या बात है? शहर के मध्य क्षेत्र में घोस्ट ड्राइंग्स होने का संदेह पैदा हुआ है। मैं तुम्हें इसकी जानकारी दे रही हूं ताकि तुम फिलहाल पिंगोन होटल में ही रुकने की योजना बनाओ और जयपुर वापस न जाओ। हमें यहाँ तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, पूनम ने झिझकते हुए लगभग विनती भरे स्वर में कहा। मुझे इस सब में उलझने का कोई शौक नहीं है, रोहित ने दो टूक जवाब दिया। मैंने घोस्ट एनवॉय प्रेत दूत घटना को सुलझाने में पहले ही बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। लगातार इस तरह की अलौकिक घटनाओं में उलझे रहना मेरे जैसे स्तर के घोस्ट हैंडलर के लिए भी टिकाऊ नहीं है। मौत तो अंततः निश्चित है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा जीना आसान है, या तुम बस यही चाहती हो कि मैं जल्दी मर जाऊं? वो बात यह है कि
पूनम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे और वह केवल एक कठिन स्पष्टीकरण ही दे पाई, लेकिन आखिरकार तुम मुख्यालय से जुड़े हो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। मैं जयपुर शहर के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर वहाँ कोई समस्या होती है तो मैं स्वाभाविक रूप से आगे आऊँगा। लेकिन मुद्दा यह है कि यह किसी और का शहर है। क्या ये भी मुख्यालय द्वारा बनाया गया नियम नहीं है? रोहित ने पलटकर जवाब दिया। माफ़ करना। फ़ोन पर पूनम की ओर से एक चुप्पी छा गई। 5 दिन, मैं यहाँ 5 दिन और रुकूंगा। उसके बाद स्थिति चाहे जो भी हो, मैं जयपुर लौट जाऊंगा। अगर इन 5 दिनों के भीतर घोस्ट ड्राइंग की घटना भड़कती है तो मैं हाथ बटाऊंगा। अगर 5 दिनों के बाद भी कोई प्रगति नहीं होती तो मैं चला जाऊंगा। ये बात मैं तुमसे नहीं बल्कि उपमंत्री अधीरा से कह रहा हूँ। उन्हें मेरा रुख समझ लेना चाहिए, रोहित ने स्पष्ट किया। मुझे और भी काम देखने हैं, तो अभी के लिए इतना ही। उनकी बातचीत संक्षिप्त थी और जल्द ही फोन कट गया। उसी समय संचार कक्ष के भीतर रुबल ने दरवाज़ा खोला और पूनम के दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने पूछा, रोहित ने क्या कहा? पूनम हड़बड़ी में खड़ी हुई और बोली, कमांडर रुबल, रोहित ने कहा है कि वह यहाँ केवल 5 दिन और रुकेगा, फिर वह जयपुर लौट जाएगा। 5 दिन? रुबल चौंक गया। रोहित बहुत अडिग था और मैं उसे मना नहीं सकी। पूनम ने जल्दी से अपनी बात पूरी की। लेकिन रुबल हंस पड़ा, मुझे लगा था कि वह कल ही चला जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि वह 5 दिन और रुकने के लिए तैयार है। यह मेरी उम्मीदों से परे है। रोहित के स्वभाव को देखते हुए पिछली बार जब उसे 3 दिन और रुकने को कहा गया था तभी वह चिढ़ गया था। इस बार वह काफ़ी उदार दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वह भी नहीं चाहता कि चीज़ें नियंत्रण से बाहर हों। क्या 5 दिन का समय काफ़ी है? पूनम ने शंका जताई। काफ़ी है। अगर समाधान होना होगा तो इन्हीं कुछ दिनों में हो जाएगा। इस शहर में मुख्यालय की क्षमताओं को कम मत आंको, रुबल ने कहा। तुम अपना काम जारी रखो। मैं बाकी लोगों की रिपोर्ट देखने जा रहा हूं ताकि यह पता चल सके कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो हम वास्तव में कितने घोस्ट हैंडलर्स को बुला सकते हैं। रुबल को जाते देख पूनम अपने आप में ही कुछ बुदबुदाए। जितना वह रोहित को जानती थी उसे यकीन था कि वह घोस्ट ड्राइंग्स के लिए शहर में नहीं रुक रहा है। जरूर उसे पहले अपने अन्य मामलों को सुलझाना होगा। आखिरकार वह बिना किसी ठोस कारण के अलौकिक घटनाओं में शामिल होने वाला आखिरी व्यक्ति था। लगभग आधे घंटे बाद सुनिधि की गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक आलीशान विला समुदाय में रुकी। इस कम्युनिटी का विला नंबर 8 चाली के ठिकानों में से एक है। उसकी आदतों के अनुसार पूरी संभावना है कि वह इस समय यहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको काम तेजी से करना है तो क्या घोस्ट डोमेन का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक नहीं है? आप सीधे पूरे शहर की तलाशी ले सकते थे, पहुंचते ही सुनिधि ने टिप्पणी की। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस बड़े शहर में सिर्फ मेरे पास ही घोस्ट डोमेन है? मुख्यालय के रोहन, ली जुन और अन्य लोगों के अलावा वीचैट ग्रुप के उस रमन नाम के लड़के पर भी घोस्ट डोमेन होने का संदेह है। और शहर में अन्य घोस्ट हैंडलर्स भी हैं। यहाँ तक कि यहाँ आने के रास्ते में भी मैं हल्की सी सुगबुगाहट महसूस कर सकता था कि कई अलग अलग दिशाओं से विसंगतियाँ उभर रही थीं। आखिरकार ये देश का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ शरण लेने आते हैं, इसलिए यहाँ का पानी बहुत गहरा है। यहाँ स्थितियाँ काफ़ी जटिल हैं, उसने आगे कहा। ये बात तो तर्कसंगत है, सुनिधि ने स्थिति की जटिलता को समझते हुए कहा। यही मेरा इंतज़ार करो, रोहित ने बिना विस्तार से बताए कहा और कार से उतरकर कम्युनिटी की ओर चल दिया। उसने प्रेतों की शक्तियों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसने अभी तक ये पुष्टि भी नहीं की थी कि वह व्यक्ति उस कम्युनिटी में है या नहीं। ये स्पष्ट था कि जहां संभव हो संसाधनों की बचत करना अनिवार्य था। रोहित की संतुलित स्थिति में पूर्ण संतुलन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देर सबेर वह दिन आएगा ही जब एक प्रेत का पुनरुत्थान दूसरों के दमन से आगे निकल जाएगा, जिससे असंतुलन पैदा होगा और एक भयंकर प्रेत के फिर से जागने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि यह उसके जीवित रहने की अवधि उस समय की तुलना में कहीं अधिक थी जब उसने पहली बार घोस्ट आई की शक्ति का उपयोग किया था। कम्युनिटी के विला नंबर 8 के अंदर भव्य सजावट, जो विलासिता से चमक रही थी, एक स्पष्ट रूप से दिखावटी शैली प्रदर्शित कर रही थी, जैसा कि अक्सर नए नए अमीर बने लोगों की पसंद होती है। यहाँ सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था, मानो दीवारों, फर्श की टाइलों और फर्नीचर पर सोने की परत चढ़ी हो, एक ऐसी चमक जो साधारण सामग्री से हासिल नहीं की जा सकती थी। एक छोटा सा विला जिसे विलासिता का प्रतीक कहा जा सकता था, कोई नहीं जानता था कि इसका मालिक इतनी मूर्खतापूर्ण कोशिश पर इतनी बड़ी रकम क्यों बर्बाद करना चाहेगा।
पड़ोस के अन्य मालिकों के लिए यह एक बेवकूफ़ी भरा काम लग सकता था, लेकिन चार्ली की नज़र में ऐसा निर्णय लेकर वह सबसे बुद्धिमान था। ऐसा घर शायद अलौकिक घटनाओं को पूरी तरह से न रोक पाए, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर यह उसे सबसे सटीक सुरक्षा प्रदान कर सकता था। पैसे का इतना बड़ा खर्च सार्थक था क्योंकि जीवन ही सबसे अनमोल था। आज चार्ली वाकई घर पर ही था। वह दोपहर में पिंगॉन टॉवर से निकला था और अपने ठिकाने पर लौट आया था। इस समय वह अपने अध्ययन कक्ष में एक किताब पढ़ रहा था। अगर समझ न आए तो और किताबें पढ़नी चाहिए। मूर्ख होना डरावना नहीं है, डरावना यह है कि खुद को न बदलना। चार्ली एक रिक्लाइनर आराम कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा था और अपनी पसंदीदा किताब युद्ध के 36 पैंतरे के पन्ने पलट रहा था। हालांकि उसने इसे पहले भी कई बार पढ़ा था, फिर भी वह इसे रोज पढ़ता था और हर बार उसे नई सीख मिलती थी। वूफ वूफ! अचानक नीचे एक कुत्ते के भौंकने से रात की शांति भंग हो गई। भौंकने की आवाज़ इतनी तेज और बेचैन थी मानो कोई अजनबी घर के करीब आने की कोशिश कर रहा हो। चार्ली ने तुरंत किताब नीचे रख दी और उसकी नज़र शक के साथ खिड़की की ओर मुड़ गई। उसने देखा कि उसका जर्मन शेपर्ड एक अंधेरी दिशा की ओर देखकर भौंक रहा था, लेकिन उस दिशा में देखने पर उसे कोई नज़र नहीं आया। वहाँ की स्ट्रीट लाइट काफ़ी तेज थी, जिससे वह पुष्टि कर सकता था कि आसपास कोई इंसान नहीं है। ये कुत्ता पूरे दिन बिना वजह भौंकता रहता है, किसी दिन इसका मांस पका कर खा जाऊंगा, चार्ली ने बड़बड़ाते हुए गाली दी और वापस कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन बैठने के थोड़ी ही देर बाद उसने अचानक फिर से किताब नीचे रख दी। भौंकना बंद हो गया था। यह अचानक बंद हुआ था, मानो किसी चीज़ ने ज़बरदस्ती आवाज़ काट दी हो, न कि इसलिए कि कुत्ता थक गया और खुद रुक गया। धप! फिर उस खामोश कमरे में मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी। आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन उसके अध्ययन कक्ष में लगे सुरक्षा उपकरणों की वजह से वह पहली मंजिल के लिविंग रूम की हर हलचल साफ सुन सकता था। कुछ गड़बड़ है, सत्यानाश! चार्ली की नसें तुरंत तन गईं। इतने कम समय में चुपचाप उसके कुत्ते को मार देना और घर का दरवाज़ा खोल देना, ये ऐसे काम थे जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि चोटी के विदेशी जासूस भी इन दोनों कामों को लगभग एक साथ अंजाम नहीं दे सकते थे। जैसे ही उसने ये देखने के लिए अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के बारे में सोचा कि आखिर क्या हो रहा है, वह हिचकिचाया। जो कोई भी इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत करता है, उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ये बदला लेने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। अफसोस करने से बेहतर है सुरक्षित रहना, पहले थोड़ा छिप जाना ही बेहतर है। जैसे ही चार्ली मुड़ा, उसकी आंखें तेजी से घूमी और अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के बजाय वह एक अन्य गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ गया। हालांकि वह खुद को घोस्ट कंट्रोलर, प्रेत नियंत्रक शकल में किसी से कम नहीं मानता था, फिर भी उसने सावधानी से काम लेना ही चुना। उसी समय बीच में स्थित जगमगाते लिविंग रूम में रोहित चमकदार फर्श की टाइलों पर खड़ा था और चारों ओर सोने से जड़ी सजावटी शैली को देख रहा था। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। क्या इन्होंने सजावट के दौरान सोना मिलाया था? दीवारों पर सोने की परत की एक पतली तह है। हालांकि यह बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह मेरे घोस्ट डोमेन को बाधित कर रहा है। उसके माथे पर मौजूद एक घोस्ट आई प्रेत आंख ने डरावने तरीके से आसपास का मुआयना किया। उसकी दृष्टि बाधित थी, वह पूरे घर को कवर करने के लिए दीवारों के पार नहीं देख पा रहा था, जिससे कई ब्लाइंड स्पॉट्स, अंधे बिंदु रह गए थे। हालांकि इतने खर्च पर इस तरह सजावट करना बहुत सार्थक नहीं है। ये केवल घोस्ट डोमेन की शक्ति रखने वालों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा करता है, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी ही है। रोहित इस बात की पुष्टि कर सकता था कि चार्ली घर के अंदर ही है। उसने हलचल के संकेत देखे थे, इसलिए घर खाली नहीं था। जैसे ही वह ऊपर जाने ही वाला था, लिविंग रूम में एक आदमी की आवाज़ गूंजी। मुझे लगा कि मेरे घर में कोई चोर घुस आया है जो दीवारों को खुरचने का इरादा रखता है। अप्रत्याशित रूप से ये जयपुर शहर की घोस्ट आई रोहित है। मिस्टर रोहित को मेरे घर कौन लाया? आप निश्चित रूप से रास्ता भटक कर गलती से इस दरवाजे के अंदर तो नहीं आ गए, है ना? रोहित मुड़ा और देखा कि आवाज़ कमरे के अंदर लगे एक लाउडस्पीकर से आ रही थी। तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा सतर्क हो। न केवल बाहर कुत्ता पाल रखा है, बल्कि सजावट की सामग्री के रूप में सोने का भी उपयोग किया है। वास्तव में घोस्ट डोमेन वाले अधिकांश प्रेत नियंत्रकों के लिए बिना पता चले तुम्हारे घर में घुसना मुश्किल है, रोहित ने शांति से जवाब दिया। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहीं हो। तुम खुद को मुझसे छिपा नहीं सकते, लेकिन मेरी भी तुम्हारी घोस्ट आई की नज़र के सामने लापरवाही से आने की हिम्मत नहीं है ना? अगर तुमने एक नज़र में ही मुझे मिटा दिया, तो क्या मेरी मौत गलत नहीं होगी?
चाली की आवाज़ सावधानी से भरी थी। जो भी बात है, चलिए सभ्य लोगों की तरह उस पर चर्चा करते हैं। इस तरह की डरावनी मुलाकातों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मौजूद ये थोड़ा सा सोना पूरे घर को बचाए रखने के लिए काफ़ी है? या फिर क्या मुझे तुम्हारी छत के रास्ते कुछ नीचे गिराने हमला करने के बारे में सोचना चाहिए? रोहित ने सपाट लहजे में पूछा। नहीं नहीं, चाली का स्वर अचानक बदल गया। उसे शायद एहसास हो गया था कि रोहित क्या करने वाला है। और जैसा कि अपेक्षित था, अगले ही पल घर अनिश्चित रूप से हिलने लगा, मानो वह किसी भी समय ढहने वाला हो। रुको रुको, मेरा घर मत गिराओ, हम बात कर सकते हैं। चाली घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत से बनाई गई हवेली को रोहित जबरदस्ती नष्ट कर दे। जल्द ही तीसरी मंजिल के गलियारे में एक आकृति दिखाई दी, जो लिविंग रूम में खड़े रोहित को चिंता भरी नजरों से नीचे देख रही थी। चाली के सामने आते ही रोहित ने घर को गिराने की परवाह नहीं की। घर का हिलना तुरंत बंद हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। ये हुई न बात। मुझे इस तरह के घर को गिराने के लिए मजबूर करने के बजाय बाहर आकर मौत का सामना करना बेहतर है। क्या पता, शायद मुझे बाद में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। रोहित के होठों पर एक मुस्कान आई, जो ठंडी और किसी भी भावना से रहित थी। चाली की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। जैसा कि उसे अंदेशा था, रोहित यहाँ परेशानी खड़ी करने ही आया था, अन्यथा रोहित बिना जान पहचान के विशेष रूप से उसके घर नहीं आता। अध्याय 550, कंधे पर सवार व्यक्ति। सच कहूं तो रोहित चाली से मिलने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं था। यदि संभव होता तो रोहित ने इस आदमी को परिमल की तरह तुरंत घोस्ट डोमेन के 5वें स्तर में भेज दिया होता ताकि वह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। हालांकि इस चकाचौंध भरे विला ने एक छोटी सी बाधा खड़ी कर दी थी, जिससे रोहित तुरंत चाली को नहीं ढूंढ पाया। इस आदमी ने 2 प्रेतों को वश में कर रखा है, जो परिमल के प्रेतों की तुलना में कहीं ऊंचे दर्जे के हैं। भले ही वे प्रेत अभी निष्क्रिय अवस्था में न हो, फिर भी वे मेरे लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। रोहित की नज़र थोड़ी घूमी और चाली के कंधों पर जाकर टिक गई। चाली के कंधे थोड़े झुके हुए थे, मानो किसी चीज़ के बोझ से दबे हों। आम आंखें उस छिपे हुए प्रेत को नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसकी घोस्ट आई उन्हें बिल्कुल साफ देख पा रही थी। ... वे बिना जूतों के सूखे हड्डियों वाले पैरों की एक जोड़ी थी, जिन पर लिवर मोर्टिस, मृत्यु के बाद पड़ने वाले नीले काले निशान के धब्बे थे। वे पैर अब चाली के कंधों पर टिके थे, प्रत्येक कंधे पर एक पैर, मानो वे उसे एक पायदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हों। या फिर ऐसा था कि चाली के पास अपने शरीर से इस प्रेत को सहारा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि उसके पैर जमीन को न छू सकें। थोड़ा ऊपर देखने पर उन धब्बेदार पैरों के ऊपर काले कपड़े की पतलून पहने हुए एक आधा शरीर था। यह इस युग की पोशाक नहीं थी, बल्कि दशकों पुरानी शैली की थी। वह ढीली पतलून थोड़ी डगमगा रही थी, मानो चाली के कंधों पर रखी वह लाश स्थिर न हो। हालांकि चाली चाहे जैसे भी हिले डुले, उस लाश के गिरने की कोई संभावना नहीं थी। रोहित की नज़र वापस प्रेत की कमर पर गई और वहीं ठहर गई। उसने और ऊपर देखना जारी नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने थोड़ा और ऊपर देखा तो वह प्रेत उसे तुरंत मार सकता है। रॉबिन विलियम्स से मिली जानकारी के अनुसार चाली, जिसका कोड नाम घोस्ट स्टॉम्पर था, उसके मारने का नियम यह था, आपको कभी ऊपर नहीं देखना है। यदि प्रेत ने आपको उसकी ओर ऊपर देखते हुए पकड़ लिया तो वह तुरंत चाली के कंधों से उतरकर आपको मार डालेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपने वास्तव में प्रेत को देखा या नहीं, केवल ऊपर देखने की गति मूवमेंट की काफ़ी थी। ये कहा जा सकता था कि खतरे का स्तर बेहद ऊंचा था, क्योंकि हमला करने वाला चाली नहीं, बल्कि उसके शरीर के भीतर का प्रेत था, जो उसे एक बहुत ही खास घोस्ट कंट्रोलर बनाता था। तो वह तीसरी मंजिल पर इसलिए खड़ा है ताकि प्रेत के मारने की शर्त पूरी हो सके, इस इरादे से कि मैं ऊपर देखने के लिए ललचाऊं और उसके शरीर पर मौजूद प्रेत को मेरे बारे में पता चल जाए, रोहित ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। हालांकि वह पहली मंजिल पर खड़ा था, उसकी घोस्ट आई लगातार हिल रही थी और चाली को टकटकी लगाकर देख रही थी। वह पहले मिली जानकारी से जानता था कि उसकी घोस्ट आई पर कुछ पाबंदियां थीं। यदि वह जानकारी न होती तो रोहित अब तक चाली के प्रेत द्वारा मारे जाने की संभावना का सामना कर रहा होता। इस रोहित ने ऊपर नहीं देखा। चाली के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ये कैसे संभव है? सामान्य मानवीय आदतों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो तीसरी मंजिल पर हो, उसे अवचेतन रूप से ऊपर की ओर देखेगा और तब उसका प्रेत रोहित को मारने के लिए उसके कंधे से नीचे उतर आएगा। लेकिन ये रोहित अपने माथे से घूर रहा था। उस माथे पर एक विचित्र लाल आंख उस पर टिकी हुई थी, मानो कोई प्रेत उसकी आत्मा में झांक रहा हो।
ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ऊपर देखने से बच रहा है, चार्ली ने सोचा, और इस एहसास के साथ उसका दिल और भी डूब गया। निश्चित रूप से मेरे फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडली में जानकारी लीक हुई है। आखिरकार वह अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स से अलग था, क्योंकि वह अपने शरीर के भीतर के प्रेत को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह केवल प्रेत को मारने के लिए बाहर निकालने का सही समय चुन सकता था, लेकिन वह प्रेत के लिए शिकार नहीं चुन सकता था। यदि रोहित कभी अपना सिर नहीं उठाता और उसके प्रेत का ध्यान आकर्षित नहीं करता, तो एक घोस्ट कंट्रोलर होने के नाते भी वह अपने प्रेत को अपने कंधे से नीचे नहीं उतार पाता। वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रेत को मारने से रोक सकता था, लेकिन चार्ली को अभी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह ये थी कि प्रेत उसके लिए रोहित को मार दे। 10 सेकंड की संक्षिप्त जांच ने उन्हें एक दूसरे के इरादों का अंदाजा लगाने और स्पष्ट निर्णय लेने की अनुमति दी। पलड़ा रोहित का भारी था। इसे बंद करो, हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, लड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुना है कि आज शहर में एक ऑयल पेंटिंग मर्डर हुआ है। संभवतः ये घोस्ट पेंटिंग का संकेत है। एक जिम्मेदार पक्ष होने के नाते आप इसमें शामिल होंगे, है ना? इतने महत्वपूर्ण मामले के सामने आपको मुझ पर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही चार्ली के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसके कंधे सामान्य से ज़्यादा भारी महसूस होने लगे। उसने समझाना शुरू किया, यदि आप पीछे हटने को तैयार हैं तो मैं आपकी किसी भी शर्त को मान सकता हूं, बशर्ते वे बहुत ज़्यादा न हों। रोहित की प्रेतवाधित नज़र घूमी, लेकिन वह बोला नहीं। वह सोच रहा था कि इस चार्ली को किस तरह से मारा जाए जिसका परिणाम सबसे कम हो। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल मुझे खत्म करने की योजना बना रहा है, कि तुम लोगों ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही इसे अंजाम देने वाले हो। रोहित ने कहा, तुम निश्चित रूप से इस योजना को लागू करने वालों में से एक होगे, इसलिए आज मैं देखने आया हूँ। यदि संभव हो तो मैं पहली चाल चलना चाहूँगा और तुम्हारे कुछ प्रमुख सदस्यों को मारना चाहूँगा। तुमसे पहले रॉबिन विलियम्स और परिमल पहले ही मर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर चार्ली का चेहरा सख्त हो गया। हालांकि वह जानता था कि फ्रेंड सर्कल के भीतर जानकारी लीक हुई है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रोहित को इतनी गुप्त योजना का भी पता होगा, और वह गंभीरता से सबको मारता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है। वाकई तुम्हारी जानकारी सटीक है। इस बारे में मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। यह विचारधारा का मामला है, दुश्मनी का नहीं। फ्रेंड सर्कल के फैसले अकेले मेरे द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि निदेशकों के मंडल द्वारा मतदान से तय होते हैं। हालांकि इस योजना को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है, और अभी हमें एक दूसरे का गला काटने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत की गुंजाइश अभी भी बाकी है। उस आँख द्वारा लगातार घूरे जाने से चार्ली पूरी तरह असहज महसूस कर रहा था। उसने उस डरावनी नज़र से बचने के लिए कुछ कदम इधर उधर किए, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराहट से भरा हुआ था। मेरे पास एक योजना है जिससे हम दोनों का फ़ायदा होगा। चलिए आज हाथ मिलाते हैं और शांति कायम करते हैं। मैं फ्रेंड सर्कल की तुम्हारे खिलाफ किसी भी योजना में शामिल नहीं होऊंगा। हम जियो और जीने दो की नीति पर चलेंगे। व्यक्तिगत मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें यह विला दे दूंगा, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि भविष्य में मैं तुमसे कभी बदला नहीं लूंगा। कैसा लगा? हम जैसे लोगों के लिए जीवित रहने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये शब्द काफ़ी सोच विचार का परिणाम थे। पहली बात तो ये कि लोग पहले ही उसके दरवाजे तक आ चुके थे, और अगर वह थोड़ी विनम्रता नहीं दिखाता तो उसे इस दरिंदे रोहित से अंत तक लड़ना पड़ता, जो घाटे का सौदा था। दूसरी बात, रोहित पहले से ही जानता था कि वह यहाँ रहता है, इसलिए वह अब इस घर में नहीं रह सकता था, ताकि रोहित का जब मन करे तब वह उसका शिकार न कर सके। लोग कहते हैं कि रोहित पुरानी बातों को याद रखता है और बदला लेता है। अरूप गुप्ता के भाई उपेंद्र गुप्ता को उसने जयपुर शहर में मार दिया था। इसके अलावा जब तक वह आज रात जीवित रहता है, वह खामोश होकर बैठ सकता है और रमन को बाकी सब संभालने दे सकता है। बस आराम से बैठकर नतीजा देखना, क्या ये शानदार नहीं होगा? फिर भी रोहित ने जवाब दिया, परिमल ने भी तुम्हारी तरह ही कुछ कहा था। जब सच का सामना होता है तो ये सिर्फ कायरों के शब्द होते हैं। इसके अलावा तुम्हारी अभी की ईमानदारी का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा ईमानदार रहोगे। हम बातचीत कर सकते हैं। अगर अगले 5 मिनट के भीतर तुम मेरे हाथों नहीं मारे गए तो मैं तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास कर लूँगा। आखिरकार अगर कोई मुझे थप्पड़ मारे तो मैं चुपचाप उसे सह तो नहीं सकता, है ना? ये सुनकर चार्ली के माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। लहजा काफ़ी तीखा था, लेकिन वह रोहित की बातों के पीछे का अर्थ समझ गया था। अगर मुझे मारना आसान होता तो रोहित ने आज यहाँ आने के रास्ते में ही मुझे मार दिया होता।
अगर ऐसा नहीं था तो वह चीज़ों को शांति से सुझाने के लिए तैयार था। क्या तुम्हारी बातें सच हैं? क्या 5 मिनट के भीतर सब कुछ सुलझ जाएगा? चार्ली ने अपनी शंका व्यक्त की। अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि रोहित मौत तक लड़ने की योजना नहीं बना रहा था और अपनी शक्ति पर थोड़ा अंकुश रखेगा, जिससे चार्ली को एक मौका मिल सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए यहाँ खड़ा होकर अपनी बातें ज़ाया कर रहा हूँ? रोहित ने कहा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास हुनर होना चाहिए। जिनके पास हुनर नहीं है और फिर भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, उनका मरना ही उचित है। तुम जैसे व्यक्ति को वाकई ऐसी बातें कहने का अधिकार है। उस क्षण चार्ली ने रोहित को एक नौजवान मूर्ख के रूप में देखना बंद कर दिया। ये लड़का खतरनाक रूप से डरावना था। शुरू करते हैं, रोहित ने भारी आवाज में कहा। उसका सिर अभी भी नीचे की ओर ही था। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, चार्ली के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वह भागने के लिए मुड़ा। उसकी तेज फुर्ती इस बात को झुठला रही थी कि उसके कंधे पर एक प्रेत सवार था। पलक झपकते ही वह तीसरी मंजिल के गलियारे में गायब हो गया, जिसके बाद एक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई और फिर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वह खिसक गया था और उसने ये बहुत तेजी से किया था। रोहित अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसने कोई हरकत नहीं की, केवल उसके माथे पर मौजूद घोस्ट आई उस दिशा को देख रही थी जहां चार्ली गायब हुआ था। मैं उसके कंधे पर सवार उस प्रेत को नीचे नहीं आने दे सकता, वरना अगर मैं बाद में उसे मार भी दूं तो स्थिति जटिल हो जाएगी। बिना किसी नेक्रोमेंसर प्रेत नियंत्रक के नियंत्रण वाले प्रेत से निपटना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे पास उसके दूसरे प्रेत के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसने समय की ओर देखा। अगर मैं 5 मिनट के भीतर चार्ली को आसानी से नहीं संभाल पाता तो मुझे उसे अस्थायी रूप से छोड़ने पर विचार करना होगा। आखिरकार उसके पीछे रमन है, वही आदमी जिस पर घोस्ट सिजर्स होने का संदेह है। मैं यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना तुरुप का पत्ता इतनी जल्दी उजागर नहीं कर सकता। चार्ली 2 प्रेतों को नियंत्रित करता था और उनमें से एक बहुत ही अनोखी किस्म का था। ऐसे लोगों को मारना थोड़ा मुश्किल होता है। बेशक अगर रोहित ने उसे मारने की ठान ली होती तो वह ऐसा कर सकता था, क्योंकि उसके पास अमर 8 टोन म्यूजिक बॉक्स और घोस्ट कैंडल थी। यदि वह लड़ता रहता तो अंत में वह निश्चित रूप से नहीं मरता, लेकिन ये चार्ली जरूर मारा जाता। खैर, देखते हैं कि तुम कितनी देर टिक पाते हो, रोहित ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे के भाव और गंभीर हो गए। उसने स्थिति को हल्के में नहीं लिया, यहाँ तक कि परिमल का सामना करते समय भी नहीं। उसने आत्मरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक घोस्ट डोमेन की 3 परतों को सक्रिय किया था और अंत में उससे छुटकारा पाने के लिए 5 परतों का उपयोग किया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी गलत न हो। अगले ही पल रोहित आगे बढ़ा। एक कदम आगे बढ़ते ही वह पहली मंजिल से ओझल हो गया और तुरंत तीसरी मंजिल पर प्रकट हुआ। आसपास की लाइटें ऐसे टिमटिमाई मानो उनमें कोई व्यवधान आ रहा हो। जो अभी तक एक रोशनी से जगमगाता विला था, वह तुरंत धुंधला हो गया। यहाँ तक कि आसपास का तापमान भी गिर गया, जिससे एक अवर्णनीय उदासी और सन्नाटा छा गया। क्लिक, मजबूती से बंद दरवाज़ा बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से खुल गया। रोहित कमरे के अंदर चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे भीतर के अंधेरे में समा गई। ठीक उसी पल चार्ली भारी सांसें ले रहा था और पसीने से तरबतर था। अपने ही घर से वाकिफ होने का फायदा उठाते हुए वह तेजी से तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मंजिलों को जोड़ने वाले एक पहले से तैयार एलिवेटर शाफ्ट लिफ्ट के रास्ते के जरिए नीचे उतरा। कमरे के सभी दरवाजों पर सोने की परत चढ़ी है। हालांकि मात्रा कम है, लेकिन यह घोस्ट डोमेन के विस्तार में बाधा डाल सकती है। पिछली बार रोहन ने इसे आजमाया था। घोस्ट डोमेन के बिना ये रोहित निश्चित रूप से मुझे तुरंत नहीं ढूंढ पाएगा। आखिरकार उसके पास कोई ट्रैकिंग फंक्शन खोजने की सुविधा तो है नहीं। मुझे अब जो करने की ज़रूरत है वह है किसी भी कीमत पर जीवित रहना और इस आदमी के साथ आमने सामने के टकराव से बचना। जीत या हार की अनिश्चितता तो अलग बात है। वह 3 घोस्ट पसंद प्रेतों को नियंत्रित करता है, और अगर हम सीधे भिड़ गए तो मैं उससे पहले ही वेंजफुल घोस्ट रिवाइवल प्रतिशोधी प्रेत पुनरुत्थान से मर जाऊंगा। इसके अलावा वह मेरी गुप्त जानकारी जानता है। मेरे कंधे पर पैर रखने वाले प्रेत को शायद नीचे उतरने का मौका ही न मिले। चार्ली पूरी तरह भाग रहा था। विला के अंदर रोहित के साथ लुका छिपी खेल रहा था और साथ ही अपने दिमाग में स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह रोहित के रूप में किसी असली प्रेत का सामना कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसने अपने सिर के ठीक ऊपर रोहित के सधे हुए कदमों की आवाज़ सुनी।
ऐसा लग रहा था मानो रोहित ने उसके करीब होने का आभास तो कर लिया है, लेकिन पर्यावरणीय बाधाओं सोने की परत के कारण वह सटीक स्थान नहीं पकड़ पा रहा है, जिससे चूक हो रही है। धप। तभी चार्ली ने अपने ऊपर की छत को हिलते हुए सुना, मानो कोई जोर से पैर पटक रहा हो, लेकिन ऐसी ताकत निश्चित रूप से इंसानी क्षमता से परे थी। क्या वह रोहित की घोस्ट शैडो प्रेत छाया है? वह मुझे ढूंढने के लिए घर को तोड़कर अंदर आना चाहता है। मैं अब और भोला बनकर नहीं रह सकता। यह आदमी बहुत खतरनाक है। मेरे पास जो कुछ भी है मुझे उसका उपयोग करना ही होगा, वरना मैं सच में यहाँ मारा जाऊंगा। ज्यादा सोचने का समय न पाकर उसने अपने दांत भींचे और अपनी जेब से कुछ निकाल कर फेंक दिया, फिर दूसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे की ओर तेजी से भागा। वह छोटा कमरा एक सेफ्टी रूम सुरक्षित कक्ष था जिसे उसने बहुत सावधानी से और भारी भरकम खर्च करके बनवाया था। यह अधिकांश प्रेतों के प्रवेश को रोक सकता था, लेकिन एक इंसान को रोकना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी चार्ली के पास उन 5 मिनटों पर जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही चार्ली दूसरी मंजिल के उस कमरे से बाहर भागा, अगले ही पल उसके पिछले स्थान पर एक लंबी बिना सिर वाली छाया प्रकट हुई। उसमें से एक हल्की लाल चमक निकल रही थी, डरावनी लाल आंखों की एक जोड़ी। तुम काफी तेज भागते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम लड़ने के लिए किसी प्रेत का सहारा नहीं लेते तो ये छोटी मोटी चालें बेकार हैं, रोहित ने कहा। तीसरी मंजिल पर मची हलचल तुरंत थम गई। रोहित वहां से ओझल हो चुका था, उसने चार्ली का पता लगा लिया था। उस धुंधले माहौल में उसकी नजरें घबराहट में भागती हुई उस आकृति पर टिक गईं। एक ही पल में रोहित ने अपनी हथेली को अपने माथे तक उठाया और तुरंत अपने शरीर के भीतर की 5 घोस्ट आइज को एक कतार में संरेखित कर दिया, जिससे उसके चारों ओर एक तीखी लाल रोशनी फैल गई। एक रूह कंपा देने वाला आतंक पैदा हुआ और एक नेक्रोमांसा होने के नाते चार्ली की संवेदनशीलता ने उसे वहीं जड़ कर दिया। वह खुद को पीछे मुड़कर देखने से नहीं रोक पाया। सत्यानाश! उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसके मुंह से बस एक स्वाभाविक गाली ही निकल पाई। अध्याय 551 एक मृत्यु स्थानापन्न। रोहित ने चार्ली को एक मौका देने का दिखावा जरूर किया था, लेकिन जब उसने वास्तव में हमला किया तो वह पूरी तरह से निर्णायक और निर्दयी था। वह किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता था कि प्रेत कितने भयानक हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती भी उसकी अपनी मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसलिए वह इस बार पानी परखने स्थितियों को जांचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। आखिरकार चार्ली का प्रेत भी एक प्रकार का असामान्य अस्तित्व था, वह उसे बहुत अधिक अवसर देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। घोस्ट डोमेन की 5वीं परत की लाल चमक अचानक सामने के क्षेत्र में फैल गई, जिसने चार्ली को पूरी तरह से ढक लिया। घोस्ट आई से उत्पन्न ये भयानक शक्ति प्रेतों को भी मिटा सकती थी और इसने पहले परिमल को भी पल भर में मार डाला था। हालांकि इस बार एक समझ से परे स्थिति उत्पन्न हुई। चार्ली अपनी जगह पर खड़ा था, उसका चेहरा खौफ से भरा था, फिर भी उसे खुद कोई चोट नहीं आई थी। उसके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुद भी थोड़ा हैरान है। तुम ठीक हो? रोहित की निगाहें पैनी हो गईं। चार्ली ने पहले राहत की एक लंबी सांस ली, फिर एक अनजान कोने की ओर बेहद कृतज्ञता के साथ देखा। इस हरकत पर गौर किया गया। रोहित ने तुरंत देखा कि जिस दिशा में चार्ली ने देखा था, वहां एक फटी पुरानी स्केपगोट क्लॉथ डॉल बलि का बकरा बनने वाली कपड़े की गुड़िया पड़ी थी, जिसका शरीर का अधिकांश हिस्सा गायब था। हालांकि वह गुड़िया साधारण सी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही रोहित ने उस पर ध्यान दिया, वह समझ गया कि क्या हुआ था। वाकई तुम पानी की तरह पैसा बहाते हो, अपनी जगह एक स्केपगोट क्लॉथ डॉल बलि की गुड़िया को मरवा दिया। क्या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ये चीजें इतनी आम हैं, जो इतनी उदारता से इन्हें बर्बाद कर रहे हो? यह अजीबोगरीब कपड़े की गुड़िया प्रेत के हमले को खुद पर ले सकती थी और बेहद खतरनाक स्थितियों में जान बचा सकती थी। रोहित ने ट्रेनिंग बेस पर घोस्ट एनवॉय प्रेत दूत घटना के दौरान पहले भी ऐसी ही एक गुड़िया का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह उसके खुद के लिए नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव प्रभावशाली था। चार्ली कुछ नहीं बोला, उसके माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके पास ऐसी केवल एक ही गुड़िया थी, ये किसी भी तरह से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। इस बार तो उसे ये भी यकीन नहीं था कि वह गुड़िया उसकी जान बचा पाएगी या नहीं। ये केवल एक परीक्षण था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। अगर अभी इस चीज ने नहीं बचाया होता तो मैं निश्चित रूप से मारा जाता। वह आँख बहुत ही खतरनाक है। अगर मैंने घोस्ट आई की नज़र से बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। चार्ली होश में आया। वहां मूर्खतापूर्ण तरीके से खड़े रहकर रोहित से ज्यादा टिकने की कोशिश करने के बजाय और रोहित के सवालों का जवाब दिए बिना वह फिर से मुड़ा और भागने लगा।
इस संक्षिप्त शांति ने उसे संघर्ष करने के लिए थोड़ा सा मौका दे दिया था। रोहित के चेहरे के भाव ठंडे थे। लगता है तुम्हारे पास ऐसी सिर्फ एक ही चीज थी, उतनी नहीं जितनी मैंने कल्पना की थी। स्केपगोट डॉल ने एक बार घातक हमले को रोक दिया था, लेकिन इस बार चार्ली निश्चित रूप से दूसरा हमला नहीं सह सकता था। तुरंत रोहित ने दूसरी बार अपनी हथेली उठाई। फिर से उसके अजीब इशारे को देखकर चार्ली डर के मारे पीला पड़ गया और बिना सोचे समझे मुड़कर भाग निकला। हालांकि अगले ही पल रोहित की आकृति थोड़ी ठिठकती हुई लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए चार्ली एक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा, उसे पीछे से जोर से बंद किया और जल्दी से उस इलाके से निकल गया। 2 बार घोस्ट डोमेन की 5वीं परत का उपयोग करने के बाद घोस्ट आई के पुनर्जीवित होने के लक्षण दिख रहे हैं। रोहित ने अपनी त्वचा के नीचे घोस्ट आई को बेचैनी से हिलते हुए महसूस किया और उसे चुभने वाले दर्द की एक लहर महसूस हुई। आसपास की लाइटें अनिश्चित रूप से टिमटिमाने लगीं, यहाँ तक कि घोस्ट डोमेन को भी स्थिर रूप से बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। घोस्ट आई वापस उसी स्थिति में पहुंचती दिख रही थी जब वह पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी। तो यह मेरी सीमा है। यदि मैं लगातार घोस्ट आई का उपयोग करता रहा तो मेरे शरीर के भीतर के तीनों प्रेतों के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा। वास्तव में ये तरीका मुझे खुद को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अभी की स्थिति से लगता है कि थोड़े अंतराल में 2 बार इसका उपयोग करना ही मेरी सीमा है। तीसरी बार पुनरुत्थान की संभावना है और चौथी बार में मुझे लगता है कि मेरा शरीर घोस्ट आई पर से पूरी तरह नियंत्रण खो देगा। वह चुप रहा, उसका मन अपनी शारीरिक स्थिति का कच्चा मूल्यांकन कर रहा था। भले ही इसके उपयोग की एक सीमा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैं चार्ली जैसे व्यक्ति को मारने में सक्षम था जिसने 2 प्रेतों को वश में किया हुआ है। जमीन पर पड़ी उस फटी हुई स्केपगोट डॉल को देखना ही इस बात का प्रमाण था कि चार्ली एक बार मर चुका है। यदि पिछला हमला घातक न होता तो वह बुढ़िया भी नहीं मरती। ऐसा लगता है कि अगली बार चार्ली को मारने के लिए मुझे घोस्ट शैडो प्रेत छाया या घोस्ट हैंड प्रेत हाथ का उपयोग करना होगा। आंख मूंदकर केवल इस अचूक हमले 5वीं परत के पीछे भागना बहुत समझदारी नहीं है। रोहित की प्रेतवाधित आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और आसपास की लाइटें एक बार फिर से जगमगा उठीं। अंधेरा छट गया और विला एक बार फिर से रोशन हो गया। अस्थिर घोस्ट डोमेन को बनाए रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, खासकर तब जब हर तरफ सोना मरा हुआ था जो कई डेड एंगल्स अंधे बिंदु पैदा कर रहा था। अब खेल को समेटना ही बेहतर था। इस बीच कमरे में छिपे चार्ली ने भी गौर किया कि लाइटें सामान्य हो गई हैं। वह हाँफते हुए खुद से बुदबुदाया, निश्चित रूप से रोहित चाहे कितना भी डरावना क्यों न हो, वह भी सीमाओं वाला एक घोस्ट मास्टर ही है। उसने पहले परिमल को मारने के लिए अपनी प्रेत आंख की शक्ति का उपयोग किया होगा और अभी मैं स्केपगोट डॉल की वजह से मौत के मुंह से बच निकला हूं। बार बार प्रेत आंख का उपयोग करने के बाद रोहित की हालत ठीक नहीं होगी। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका होगा और अब मुझे लगता है कि वह घोस्ट डोमेन का उपयोग भी नहीं कर सकता। एक घोस्ट मास्टर होने के नाते चार्ली रोहित की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह समझ रहा था, क्योंकि उसने भी कई बार इसका अनुभव किया था। कम समय में लगातार भयंकर प्रेतों की शक्ति का उपयोग करना असल में आत्महत्या करने जैसा था। लेकिन भले ही घोस्ट डोमेन खत्म हो गया था, चार्ली का चेहरा अभी भी गंभीर था, क्योंकि रोहित के पास अभी भी 2 अन्य प्रेतों की शक्तियां बाकी थीं और अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं भी हो सकता था। सत्यानाश हो, रोहित के प्रेतों की तुलना में तुम्हारा ये प्रेत एकदम कचरा है, हमेशा बस मेरे कंधों पर खड़ा रहता है। अब जब मैं मरने वाला हूं तब भी तुम मदद के लिए नीचे नहीं उतरते। चार्ली गाली दिए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी नज़रें उन सूखे और धब्बेदार पैरों की ओर घुमाईं जो अभी भी उसके कंधों पर मजबूती से टिके थे। जब तक रोहित ऊपर नहीं देखता और प्रेत पर उसकी नज़र नहीं पड़ती, वह सक्रिय नहीं होगा। लेकिन अभी के खतरे के बावजूद कम से कम मैंने उस समय का फ़ायदा उठाया जब रोहित को समस्या हुई और मैं इस सेफ हाउस में घुस गया। फिलहाल वह अंदर नहीं आ पाएगा और अब समय 2 मिनट बाकी हैं। चार्ली ने एक बार फिर समय देखा। 5 मिनट के उस समझौते में अब बस कुछ ही समय बाकी था। अगर रोहित वाकई अपनी बात का पक्का निकला तो इस बात की पूरी संभावना थी कि चार्ली आज जीवित बच जाएगा। धप! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, दरवाजे से एक जोरदार आवाज़ आई। वह भारी धातु का दरवाज़ा बुरी तरह अंदर की ओर पिचक गया था, मानो ऐसे कुछ और प्रहार उस विशेष रूप से बनवाए गए दरवाजे को पूरी तरह चकनाचूर कर देंगे। चार्ली डर के मारे उछल पड़ा। अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अगर रोहित ने सच में दरवाज़ा तोड़ दिया तो उसके पास आमने सामने लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।
उसने अपनी कमीज फाड़कर उतार दी, जिससे उसका ऐसा सीना दिखाई दिया जिसे देखकर किसी अनुभवी मुर्दाघर के कर्मचारी को भी उल्टी आ जाए। उसका मांस इस कदर सड़ चुका था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। गला हुआ मांस हट चुका था और पीछे बची थीं काली पड़ चुकी हड्डियां, जिन पर सोने की छोटी छोटी कीलें जड़ी हुई थीं। यह एक कच्ची मरम्मत थी ताकि उसका कंकाल उसके सवार कंधे पर बैठे प्रेत के भार के नीचे टूट न जाए। उसके सीने के खोखले हिस्से में ऐसा लगता था मानो उसके पुराने वजूद का कुछ भी हिस्सा नहीं बचा है। जीव विज्ञान के नजरिए से चार्ली को बहुत पहले ही एक लाश बन जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। वह अपने दूसरे प्रेत की वजह से जीवित था। वह उसके सीने के अंदर छिपे हुए एक मृत व्यक्ति के मांस का टुकड़ा था। ये गहरा सड़ा हुआ द्रव्य धीरे धीरे बढ़ रहा था, या यूं कहें कि यह धीरे धीरे चार्ली की जगह ले रहा था। इसने पहले उसके मूल ऊतकों को सड़ाया और फिर उनकी जगह खुद उग गया। चार्ली को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह अंततः क्या बन जाएगा। उसे बस इतना पता था कि जब ये सड़न उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगी, तब उसकी मृत्यु का समय आ जाएगा। उस समय तक वह किस तरह का प्रेत बनेगा, यह उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था। अध्याय 552, वह महत्वपूर्ण फ़ोन कॉल। हकीकत तो ये थी कि चार्ली ने जिस पहले प्रेत को नियंत्रित किया था, वह उसके कंधों पर पैर रखने वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि वह चीज़ थी जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के मांस को गला रही थी। उस समय वह हर दिन अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा सड़ते हुए देखता था, जबकि उसकी जगह कुछ ऐसा उगाता था जो उसका अपना नहीं था। तड़पने के बावजूद मर न पाने के वे दिन उसके जीवन का सबसे भयानक दुर्स्वप्न थे। हालांकि उसके शरीर पर लगा यह अभिशाप जैसी बीमारी पूरी तरह से बुरी चीज़ नहीं थी। चार्ली ने एक बहुत ही अजीब स्थिति की खोज की। वह अब मर नहीं सकता था। वह एक इमारत से कूद गया, उसका सिर फट गया और उसे शमशान तक भेज दिया गया। फिर भी वह रात को दोबारा जाग गया। उसका फटा हुआ सिर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, लेकिन इसका नुकसान ये था कि उसके शरीर पर सड़न के धब्बे और बढ़ गए थे। इसके अलावा चार्ली को एक और स्थिति का पता चला। यदि उसका सामना किसी प्रेत से होता, तो वह प्रेत निश्चित रूप से उसके शरीर के सड़े हुए हिस्सों पर हमला नहीं करता। यहाँ तक कि अगर उस पर हमला किया भी जाता तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ... हालांकि इसका कोई फायदा तब तक नहीं था जब तक कि उसका पूरा शरीर सड़कर इस मृत्यु समान मांस में न बदल जाए। लेकिन उस समय तक वह निश्चित रूप से मर चुका होता। फिर भी जब उसने अपने दूसरे प्रेत को नियंत्रित किया तो स्थिति में सुधार हुआ। उसके कंधे पर पैर रखने वाले प्रेत ने उसके शरीर के सड़ने की गति को सफलतापूर्वक धीमा कर दिया था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके कंधों के ठीक नीचे का मांस उसका अपना स्वस्थ मांस था, और यह सड़न उन मृत पैरों के सामने पीछे हट गई थी जो उसके कंधों पर टिके थे। चार्ली का मानना था कि जब तक उसका सिर नहीं सड़ता तब तक शरीर के सड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेतना ही सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या ये शरीर उस चीज़ के हमले को झेल पाएगा? चार्ली ने अपने शरीर को देखा, जो अब इंसानों जैसा नहीं रह गया था, फिर भी उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। जब तक उसके कंधे पर बैठा प्रेत नीचे नहीं उतरता, वह सुरक्षित नहीं था। लेकिन रोहित उसकी कमजोरी जानता था। उसका प्रेत इस समय पूरी तरह से बेकार था। धप, एक और जोरदार आवाज हुई, दरवाज़ा और अंदर की ओर धंस गया, और अब दरार इतनी बड़ी हो गई थी कि वह पूरी तरह बंद नहीं था। उसका भारी भरकम निवेश करके बनाया गया सेफ हाउस सिर्फ 2 प्रहारों में भेद दिया गया था। उस टूटी हुई दरार के जरिए एक डगमगाती हुई काली परछाई धीरे धीरे अंदर रिसने लगी, और वह लगातार फैल रही थी। ये रोहित की परछाई है। चार्ली की आंखें सिकुड़ गईं। उसने रोहित की फाइल पढ़ी थी और वह जानता था कि उसकी परछाई असल में एक प्रेत थी। हालांकि वह इस प्रेत के विशिष्ट विवरणों के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब तक वह एक प्रेत था, वह उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। वह दरवाज़ा खोलना भी नहीं चाहता। क्या वह सीधे इस घोस्ट शैडो से मुझे मारने की योजना बना रहा है? इस चीज़ को मारा नहीं जा सकता। चार्ली का हाथ, जिसमें किसी तरह एक बंदूक आ गई थी, लाचारी में नीचे झुक गया। वह अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा है। वह मुझे पासा पलटने का कोई मौका ही नहीं दे रहा है। ये रोहित इस हद तक सतर्क था। जैसे ही घोस्ट शैडो अंदर घुसी, उसने धीरे धीरे उस छोटे से कमरे की जगह को सिकुड़ना शुरू कर दिया। घोस्ट डोमेन के बिना चार्ली के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी, और वह असहाय होकर उस भयानक काली परछाई को अपने करीब आते देख रहा था। जल्द ही उसके पैरों के पास खड़े होने की जगह नहीं बची, और उसका पैर उस काली परछाई के ऊपर पड़ गया। जैसे ही संपर्क हुआ, चार्ली को अपने पैरों के माध्यम से शरीर में समाती हुई हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि वह काली परछाई धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर रही है।
सिर्फ स्पर्श मात्र से ही उसके पैरों की संवेदना पूरी तरह खत्म हो गई और वे उसके नियंत्रण से बाहर होने लगे। उसका शरीर तेजी से छीना जा रहा था। रोहित, क्या तुम्हारा मुझे जाने देने का वाकई कोई इरादा नहीं है? चार्ली घबराहट में चिल्लाया। अगर मैं मर गया तो इस भयंकर प्रेत के दोबारा जागने के बाद तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इस हद तक लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते बोलते उसकी कमर का हिस्सा भी सुन्न हो गया और केवल उसके सीने का वह खोखला हिस्सा ही बचा था जहां अभी तक परछाई नहीं पहुंची थी। यही उसके शरीर के भीतर के दूसरे प्रेत का निवास स्थान था। ऐसा लग रहा था कि घोस्ट शैडो को वहां प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस चीज ने चार्ली को थरथरा दिया वह ये थी कि कमर के नीचे के उसके पैर अपने आप हिलने लगे थे। उसका शरीर धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर अलग खींच रहा था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से ये विच्छेदन होने का संकेत था। मैंने कहा था कि अगर तुम 5 मिनट तक टिके रहे तो मैं तुम्हारे साथ मामले को सुलझाने पर विचार करूंगा। अब कुछ ही सेकंड बाकी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह समय काफी है। रोहित की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। उस क्षण चार्ली को असीम निराशा महसूस हुई। वह जानता था कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो रोहित उसे धीरे धीरे मार डालेगा। हालांकि मौत जल्दी नहीं आएगी, लेकिन अंजाम नहीं बदला जा सकता था और उसे पलटवार करने का एक मौका तक नहीं दिया जा रहा था। यह आदमी उसकी स्थिति को शीशे की तरह साफ जानता था और उसने उसे चारों खाने चित कर दिया था। ये सब उसके सोशल सर्कल के उन बेवकूफ़ों की वजह से था। अगर वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई होती तो भले ही उसका सामना इस घोस्ट टाइप रोहित से होता, वह इतनी बुरी तरह से नहीं हारता। चार्ली, जिसने अपने दूसरे प्रेत को वश में कर लिया था, अपने शकल में एक जाना माना नाम माना जाता था, फिर भी उसकी मृत्यु इतने घुटने टेकने वाले तरीके से हो रही थी। चार्ली ने दांत पीसते हुए अपने कंधे पर खड़े उस प्रेत को देखा, जबकि उसका अपना शरीर टुकड़ों में बंट रहा था, और फिर भी वह प्रेत टस से मज नहीं हुआ। हालांकि उसी पल रोहित की जेब में रखे निजी सेल फोन में कंपन हुआ। रोहित ने फोन निकालते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। वह उस समय कॉल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन कॉलर आईडी देखते ही उसने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, क्या ये रोहित है? फोन पर एक युवती की आवाज़ आई जो काफ़ी रुकी रुकी और संकोची लग रही थी। मैं ही हूँ। क्या बात है तिशा, तुम मुझे इतनी देर रात फ़ोन क्यों कर रही हो? रोहित ने जवाब दिया। वह जूनियर हाई से हाई स्कूल तक उसकी सहपाठी रही थी, तिशा, जो पिछली कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद से इसी शहर में पढ़ रही थी। क्या तुम अभी व्यस्त हो? तिशा ने फ़ोन पर धीरे से पूछा। रोहित ने अपने सामने पिचके हुए उस दरवाजे पर एक नज़र डाली। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सोने ही वाला था। हालांकि इस समय ये कहना ठीक नहीं है, पर अगर तुम आज रात फ्री हो तो क्या तुम मेरे स्कूल के हॉस्टल आकर कुछ देख सकते हो? मेरे साथ वाले रूम की एक दोस्त लापता हो गई है। तिशा की आवाज़ में घबराहट साफ थी। रोहित ने कहा, अगर कोई लापता हुआ है तो तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। मेरा अंतर्मन कहता है कि इसका संबंध उस चीज़ से हो सकता है, तिशा ने दबी आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई अलौकिक घटना है? रोहित का लहजा बहुत शांत था। अलौकिक घटनाओं से निपटना अब उसके सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुका था। तिशा ने कहा, हाँ, पर मैं पक्का नहीं कह सकती, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम आकर एक बार देख लो। तुम्हारी सहेली कब लापता हुई और क्या वह इससे पहले कहीं गई थी या उसने कुछ असामान्य किया था? रोहित ने पूछा। अचानक बिना किसी कारण के अलौकिक घटना होने की संभावना बहुत कम होती है। अधिकांश घटनाओं के संकेत पहले ही मिल जाते हैं, जैसे कि घोस्ट डोर नॉकर की घटना या घोस्ट इन्फेंट का मामला। बस लोग अनजाने में इन विवरणों को अनदेखा कर देते हैं। वह आज ही लापता हुई है और मुझे यकीन है कि उसने स्कूल नहीं छोड़ा। सुबह वह आर्ट गैलरी गई थी और वहां से एक पेंटिंग लेकर आई थी। उसके बाद हमें नहीं पता कि वह कब गायब हो गई। उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं है। तिशा ने समझाया। आर्ट गैलरी, एक पेंटिंग, इन दो शब्दों को सुनते ही रोहित के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उस पेंटिंग से दूर रहो और किसी खुली जगह पर जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं समझ गई। रोहित की इस चेतावनी को सुनते ही तिशा के स्वर में डर की झलक साफ दिखाई देने लगी। पहले भी अलौकिक घटनाओं का अनुभव कर चुकी होने के कारण वह रोहित की बातों से यह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि उसके हॉस्टल के कमरे में उसके बिस्तर से महज एक हाथ की दूरी पर रखी उस पेंटिंग में वाकई कुछ गड़बड़ थी। इधर कमरे के भीतर चार्ली ने भी रोहित को फ़ोन पर बात करते सुना और उसने हड़बड़ाहट में चिल्लाकर कहा, रोहित, 5 मिनट पूरे हो गए हैं, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। हालांकि बाहर से उसे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बस दूर जाते हुए तेज कदमों की आहट सुनाई दी।
उसी समय उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी वह घोस्ट शैडो प्रेत छाया लहर की तरह पीछे हटने लगी, दरवाजे की दरार से बाहर निकली और कमरे से गायब हो गई। दरवाजे के बाहर अब पूरी तरह सन्नाटा था। क्या उसने मुझे मारने का विचार छोड़ दिया? चार्ली लगभग निढाल हो चुका था। वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। जैसे जैसे उसके शरीर की संवेदनाएं वापस आ रही थीं, उसे राहत का एक ऐसा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह जानता था कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि रोहित उसे मार नहीं सकता था, और न ही यह समय की कमी का मामला था। ये सब उस एक फ़ोन कॉल और लाइन के दूसरी तरफ मौजूद उस व्यक्ति की वजह से हुआ था। रोहित की नज़र में चार्ली की जान की कीमत उस फ़ोन करने वाले के एक शब्द के बराबर भी नहीं थी। मैं इस आदमी का सामना दोबारा कभी नहीं करना चाहता। अब मैं थोड़ा बेहतर समझ पा रहा हूं कि रोहन उससे इतना सावधान क्यों रहता था, उसने मन ही मन सोचा। चार्ली का शरीर अभी भी कांप रहा था। रोहित का सामना करना किसी असली प्रेत का सामना करने जैसा था, शक्तिशाली, निराशाजनक और विरोध का कोई मौका न देने वाला। कोई केवल संघर्ष कर सकता था, भाग सकता था और घोर निराशा में अपनी मौत का इंतजार कर सकता था।